हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं मन्नू भंडारी जी की यही सच है। 1966 में ये कहानी दोस्तों प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इस कहानी में मुख्यतः रूप से एक स्त्री के मन के द्वंद्व को बताया गया है। जो इस कहानी की नायिका है दीपा, वो अपने पूर्व प्रेमी यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड निशीथ और वर्तमान के प्रेमी संजय के मध्य में क्या है, भ्रमित है कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती है। जब वो निशीथ के साथ रहती है तो उसे लगता है कि यही सच है, जब संजय के साथ रहती है तो उसे लगता है यही सच है। तो यही यहाँ पर इसी प्रकार ये जो शीर्षक है उसकी सार्थकता भी प्रमाणित होती है। डायरी शैली में ये कहानी लिखी गई है। इसके अलावा 1974 ईस्वी में इस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म भी बनाई गई थी। तो मुख्यतः इस कहानी के 3 पात्र हैं। नंबर 1 दीपा, जो इस कहानी की नायिका है। नंबर 2 निशीथ, जो उसका पूर्व प्रेमी है। नंबर 3 संजय, जो उसका वर्तमान प्रेमी है। तो शहरी घुटन संबंधों में कैसा औपचारिकपन आ गया है। इसके अलावा भावनात्मक अकेलेपन के कारण प्रेम की जो त्रिकोणीय स्थिति है, प्रेम का त्रिकोण यहाँ पर क्या है, दर्शाया गया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरुआत करते हैं और पढ़ने के बाद बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी जितने क्वेश्चन इससे हो चुकेंगे वो मैं आपको लेकर के आऊँगा। तो चलते हैं। तो पहली बार आप जान लीजिए कि 3 इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी में जो शहर है वो कौन से शहर का वर्णन है, कानपुर का है। और भी शहर आएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो क्या है, दीपा है। दूसरे नंबर है निशीथ है, निशीथ इसका पूर्व प्रेमी है। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों संजय। ठीक है। तो इन्हीं के आसपास है ये कहानी घूम रही है। प्रेम की द्वंद्व की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। चलिए, सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर के दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर वस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटाभर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। तो देखिए अभी भी क्या है, शुरुआत में ही लेखिका इस बात को व्यक्त कर रही है कि किस तरह निरुद्देश्य सी, यानी कि जिस तरह से उसको प्रेम में क्या है, द्वंद्व की स्थिति में है। प्रेम में भी उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि वो वास्तव में किससे प्रेम करती है। उसी प्रकार उसकी शुरुआत से ही भ्रमित स्थिति की ओर इशारा किया जा रहा है कि अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ, सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है। ओहो, मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन में लेट लतीफ़ी की आदत है। घंटे 2 घंटे कौन लेट आता है, संजय। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात मैं कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से, तो देखिए डायरी शैली में है, लेखिका है जो भी है वो क्या है, जो नायिका है वो अपने आप से बात कर रही है और डायरी लिख रही है। ठीक है। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि वह आया किसकी तरफ करता है इशारा, संजय की तरफ करता है। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ।
वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, फिर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं और ही हैं। ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? क्या कह रही है कि भाई शायद इनके जो मकान वगैरह मालिक हैं वो हैं मेहता जी, और वो कहती हैं कि ज़्यादा ये दिलचस्पी दिखाती तो क्या है, हर चीज़ की तरफ मेरी पर ध्यान रखती हूँ, और मैं इतनी आज़ादी से कब आती हूँ कब जाती हूँ, इतनी आज़ादी से रहती हूँ, तो ये मेरा नहीं हो पाता तब। अच्छी बात है। खट 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 वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। तो देखिए ये यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा फूल लेकर के संजय आता है हर बार, उसके लिए रजनीगंधा का फूल। और इसी नाम से इस कहानी पर क्या बनी है, फिल्म बनी है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। तो संजय के देर से आने के पीछे क्या कारण है दोस्तों, कि वो क्या है, दोस्तों के बीच फंसा हुआ था और सबको नाराज करना नहीं चाहता था। इच्छा होती है कह दूं तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कुछ और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पहुँच दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं। पर मैं क्या करूं, तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। तो कौन सी बात पर गुस्सा आता है, कि जब वो कुर्सी के हत्थे पर बैठ कर के जो कहानी नायिका है दीपा है उसकी क्या है, गालों को सहलाने लगता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता है जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहें तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। तो कौन से फूल हैं दोस्तों, रजनीगंधा के फूल हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। तो इरा है, ये उसकी सहेली है, और इसने कह रखा है कि भाई कोई भी कहीं भी काम हो तो मुझे बताना। तो इरा ने इसको पत्र भेज करके कहा है कि किसी भी दिन क्या है, इंटरव्यू का तुम्हारे लिए बुलावा आ सकता है, तो तुम तैयार रहना। कहाँ, कलकत्ता से। तो देखिए पहला शहर था दोस्तों कानपुर शहर आया था, दूसरा शहर आ गया कलकत्ता से, और इसी शहर की पृष्ठभूमि में ज़्यादातर ये कहानी है वो बनाई गई है। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है कि फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर हम पहली बार नायिका का जो नाम है वो देख रहे हैं, क्या नाम है, दीपा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर। तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया
ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। यानी कि मैं तबादला तो करवा लूँगा कि ऑफिस में, यानी कलकत्ते में क्या है, मुझको आराम से ऑफिस में शांति मिल जाएगी, लेकिन जो मैं शाम को तुम्हारे साथ टहलता हूँ, बातें करता हूँ, तुम्हारे लिए फूल लाता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताता हूँ, तो ये मेरी जो शामें हैं वो कितनी अकेली हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाने लगता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो। तो क्या कह रहा है देखिए कि घर से लेकर के क्या है, यहाँ पर कमरा लेकर रह कर के रह रही हो तुम, और क्या कर रही हो, वो रिसर्च कर रही है, कह रही है कि थीसिस लिख रही है, और दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। तो देखिए आज के दौर में जो इंटरव्यू में क्या चल रहा है, घालमेल चल रहा है, उसकी तरफ भी यहाँ लेखिका व्यंग करना चाह रही है संजय के माध्यम से कि इंटरव्यू वगैरह ये तो सारे क्या हैं, दिखावे होते हैं केवल। जब तक तुमको वहाँ कोई जुगाड़ नहीं लगवाओगी, अप्रोच नहीं लगवाओगी, तब तक तुम्हारा जो जॉब है वो नहीं मिलने वाला है। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इराक को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीत भी तो वहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके तीसरे मुख्य पात्र यानी निशीत के बारे में सुनते हैं। होगा, मुझे क्या करना है उससे, मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भवक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपटकर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना में ही मैं लजा जाती हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीत को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है। अब देखिए दूसरे दिन की कहानी लिख रही है, दोबारा आ गया कि कानपुर शहर में रह करके। पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीत से नफरत करती हूँ। तो देखिए क्या कह रही है कि मैं निशीत से, क्या संजय के साथ में, तो क्या कह रही है, मैं निशीत से नफरत करती हूँ, लेकिन जब कलकत्ता जाएगी, निशीत से इसकी मुलाकात होगी, तब निशीत के प्रति भी उसे लगेगा कि भाई ये मेरा प्रेम है, शायद वो वापस आ गया है। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला?
निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, फिर वह एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थीं, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थीं जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगीं। पर संजय है कि जब तक निशीथ की बात लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ कि वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। वो नहीं जानता है, ये सोच रही है कि भाई संजय है, वो जब तक बातें करके देखना चाहता है, मेरे मन को टटोलना चाहता है, क्योंकि वो मुझे अभी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं लगता है कि भाई वो मुझसे भी पूरी तरह संतुष्ट है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और की विषय पर बातें करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। तो यानी कि दीपा के अनुसार उसके प्रेम की भावनाओं को जो स्थायी देता है, यथार्थता का रंग देता है, वो कौन है दोस्तों? वो है संजय। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उससे मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि कोई ऐसी बात भी होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे मैं यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुम्बनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है, और निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। यानी कि अब वो संजय के साथ है तो उसे क्या लग रहा है, संजय का जो प्यार है वो उसी के लिए क्या है, सोच रही है कि मेरा और तुम्हारा प्यार है वो सच है। तो यहाँ पर कहानी के जो शीर्षक है, इसीलिए इसका नाम है कि यही सच है। जब संजय के साथ होती है उसे लगता है यही सच है, और जब निशीथ के साथ होती है उसे लगता है यही सच है। फिर देखिए अगले दिन की डायरी है। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच है बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक, पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में इरा को ढूंढती हूँ।
वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की से ही मैं दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। रूमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे ना देखकर तो मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे एक इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को, हुगली क्या है दोस्तों, एक नदी है, विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कहाँ कानपुर, कहाँ यह कलकत्ता, मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। तो क्या है दोस्तों, पटना का नाम आया है, कानपुर का नाम आया है और कलकत्ता का नाम आ गया है। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इराक, कौन कौन से लोग होंगे इंटरव्यू में, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरें तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं। कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सकी। तो जो दीपा है उसके जो भैया भाभी है वो कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, पटना में रहते हैं। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वह होते तो कुछ मदद ही करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इस पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशीत बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। तो यहाँ पर निशीत और हम उसकी मुलाकात के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। पूरे 3 दिन बाद निशीत का यूँ मिलना, 3 साल बाद, तो कितने साल बाद मिलता है? 3 साल बाद। 3 साल बाद निशीत का यूँ मिलना, ना चाह कर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीत, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है।
यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। महज उपहास का पात्र बनाकर ओहो क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वो उसी भाव को ले आती है, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे उसके भाव कैसे बदलते हैं। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी, जल्द ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ, उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। बताओ मैं क्या करूं। अब देखिए कलकत्ता में ये लिख रही है दोस्तों, नौकरी पाना कितना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है कि यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी, अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ ठहर रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा, तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। तो देखिए अब निशीथ को देख रही है, तब उसे क्या है, संजय की जो कमियां हैं वो और ज़्यादा उजागर होकर के दिखाई देती हैं। तो ठीक है, अब उसे निशीथ की जो अच्छाइयों पर क्या है, प्रेम आ जाएगा। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी, उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। ये कौन कहता है, ये निशीथ कहता है। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशीथ ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशीथ की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही थी। मेरे सामने बैठा निशीथ इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। तो देखिए अब उसका काम करवा दिया है तो उसे क्या है, निशीथ के काम पर, उसकी अच्छाइयों पर अब उसे प्यार आने लग गया है। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है।
वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। तो ये बार बार सोच रही है लेकिन वो बता नहीं पा रही है। आज तो इसी खुशी में पार्टी हो जाए। तो ये निशीत कह रहा है भैया, काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ, वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। तो ये दोस्तों क्या है, बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि निशीत को कौन सा रंग पसंद था? नीला रंग। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ, बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है। अब देखिए, जितनी भी संजय की जो कमियां हैं उसे अब यहाँ पर खल रही हैं। वो लेट आता है, ठीक है, और ना वो क्या है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता है, तारीफ करता है, ना ऐसी बातें करता है जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार के ऐसी बात करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसकी भ्रमात्मक स्थिति की तरफ है, वही बातचीत हो रही है। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। इसका ये रूम। निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबककर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर ना जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीत बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितनी अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशीत मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशीत खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी।
पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस कर रही हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए यह कितना स्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट जाए टूट गए, टूट गए। अब उन पर कौन बात करे? मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे जो करना चाहिए तोड़ा उसने था। बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूँ और मुझे क्या पड़ी है। तो ये है, दीपा है अपने मन में सोच रही है मैं तो जल्दी ही, क्योंकि देखिए कोई भी लड़की हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई संबंध है वो बिना बताए तोड़ जाता है तो वो आज भी जानना चाहती है कि क्या कारण था उसका। तो ये धीरे धीरे उस बात पे आ गई है कि भाई अब वो ही बात करे संबंध। हालांकि मन में उसके में है कि वो बात ज़रूर करे, लेकिन वो कहती है कि मैं बात नहीं करूँगी। मैं क्या करूं, मैं तो जल्द ही संजय से विवाह करने वाली हूं। तो देखिए यहाँ पर वो अपने आप को क्या एक सहारा दे रही है, तर्क के माध्यम से स्वयं को समझाने की कोशिश हर बार वो करती है। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, लेकिन उसका जो अचेतन मन है, अवचेतन मन है, वो निरंतर निशीत की तरफ है, वो बह रहा है। पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। यानी पटना की बात आ रही है दोस्तों, जहाँ पर क्या है, निशीत और दीपा का प्रेम है वो परवान चढ़ा था। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की ना जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीत मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। विल वही देता है, मुझे तो विरोध भी नहीं किया जाता। आगे चलते हैं मित्रों। तो देखिए, मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीत मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीत मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं
मेरे कंधे पर हाथ रख दे था। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। तो देखिए ये यहाँ पर इसके द्वंद्व का दोस्तों यहाँ पर उत्कर्ष है वो दिखाई दे रहा है। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ, आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीत अपने साथ लेक ले गया, यानी कि झील पर ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांसें जहाँ की तहाँ रुक जाती हैं आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीत कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीत, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीत, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है वो उत्कर्ष का कहानी का संघर्ष है वो दिखाई दे रहा है। नायिका के मन में दोनों को लेकर के क्या है, भ्रम है वो। अब उसे लग रहा है कि निशीत के साथ है कि यही सच है। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सदा के लिए ही मितवासी जो हो। तो ये उसकी आदत है। देखिए निशीत की क्या है, मितवासी है, वो बहुत ही कम बोलता है। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है सारी रात आदि से भी अधिक ढल गई है। कानपुर की देखी क्या कह रही है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीत की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैं ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीत आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीत आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा, और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यानी विदा करने यहाँ पर आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आते जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वहाँ अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ, वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे को ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता। आज भीड़ विशेष नहीं है,
चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। यानी उसे लग रहा है कि जितना जल्दी समय निकल जाएगा, गाड़ी है वो चल देगी, और निशीत के मन से, मुंह से जो जो मैं बात सुनना चाहती हूँ वो ये कह क्यों नहीं रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। तो ये निशीत कहता है। बड़ी असहाय सी नज़रों से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर खड़ी हूँ, वह नीचे प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुँचने की खबर कर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श ही है सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीत के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई हैं, इसका एहसास कलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीत को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न-भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूँ, यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे साथ मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। तो ये बात है, वो सोच रही है कि मैं जा कर के यहाँ पर संजय को बता दूंगी। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना थी वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। यानी अपने पिता को खो दिया है। पटना वगैरह में ये शायद अपने भाभी भैया के साथ में रहती थी और उस समय निशीत से इसका प्रेम चल रहा था। लेकिन भाभी भैया हैं वो क्या है, वहाँ से भी क्या है, वो इसका बोझ है वो संभाल नहीं पाते हैं, तो ये कहाँ जाती है, कानपुर आ जाती है। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, बेविभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशीत के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। तो किसके बारे में सोच रही है? संजय के बारे में सोच रही है। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि
प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। तो क्या कह रही है दोस्तों, ये कह रही है, दीपा का कथन है कि प्रथम प्रेम ही क्या होता है, प्रथम प्रेम होता है, बाद का प्रेम तो केवल उसको भूलने का प्रयास होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही, उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं, छी, नहीं जानती। यह सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कलकत्ता में क्या हुआ, तुम्हारा संजय। तो देखिए कटक दोस्तों, कटक आ गया कहाँ, कटक का नाम भी आ जाता है, ये चौथा शहर है यहाँ पर आ गया। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से ना जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़रें सूने फूलदान पर जाती हैं। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। तो देखिए, जिस फूलदान को देखे बिना इसको नींद नहीं आती थी, आज निश्चित के प्रेम में बहने के कारण उससे क्या है, करवट बदल करके सो जाती है। यहाँ पर फूलदान से करवट बदलने का मतलब यही है कि संजय से करवट बदलना। कानपुर में आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डांकें निकल गईं। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा। सारा दिन किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती, डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ दोनों में से कोई भी नहीं आएगा फिर। निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था, नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ, यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें
उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओहो, लगता है उसका घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएकी आंखें खोल लेती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इराजी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्हें बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इसी सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु निशीथ। यानी कि देखिए, पत्र आता है फिर भी जो दीपा चाहती थी वह नहीं आया। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तभी अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी मैं उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। तो देखिए, पहले संजय से करती है तब उसे वही सच लगता है। निशीथ के संपर्क में आती है, वहाँ उसे लगता है। फिर संजय के पास में आ जाती है, उसे लगता है कि निशीथ का शायद जो भी सोचना था वो मैं सोच रही हूँ वो भ्रम है। तो वहाँ से कोई आशा नहीं दिखाई देती है। तो फिर क्या है, संजय की तरफ ही इसे प्रेम सत्य लगने लगता है। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। तो देखिए, ये तो दोबारा आ गया है। वह मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबन प्रतिचुंबित। तो ये यहाँ पर देखिए एक आधुनिक नारी की क्या है, भ्रम की स्थिति, प्रेम की त्रिकोणीय स्थिति इस कहानी में दिखाई गई है, जिसमें एक आधुनिक नारी की प्रेम के द्वंद्व की स्थिति को बताया गया है। ठीक है, और शायद अभी ये कहानी यहाँ पर छूट गई है। तो अभी क्योंकि भ्रम की जो स्थिति दिखानी थी वो यहीं से हमारी क्या है पता लग गई है। शायद कल को फिर इसे लगे, कल के लिए काम मिल गया है, काम को फिर जाए निशीथ के पास जाए तो इसे लगे कि शायद ये सत्य है। तो यहाँ पर क्या है, इस द्वंद्व की स्थिति को दिखाना ही इस चीज़ का मुख्य लक्ष्य था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हालांकि क्वेश्चन इसमें से इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बनने नहीं हैं, क्योंकि एक डायरी शैली में ये कहानी है वो लिखी गई है। कुछ एक कथनों के क्वेश्चन, कुछ एक तथ्यात्मक और कुछ एक इसके शिल्प सौंदर्य से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे मैं बनाने की आपको कोशिश करूंगा। तो चलिए, जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।